Hello friends, I'm back with another video. In this video, we will start the new chapter of class 11th. The name of the chapter is Forms of Business Organization. It is the chapter number 2. The chapter has been again divided into two parts, part A and B. In this part, we will discuss about the business enterprise classification, form of private sector, sole proprietor, and then joint Hindu family business. So we start the topic. बिजनेस फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा बिजनेस क्या होता है राइट। बिजनेस का मतलब होता है जब आप प्रोडक्शन और प्रिक्योरमेंट में बिजी हो, या तो आप गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हो या फिर आप गुड्स को सेल और परचेज कर रहे हो फॉर द सेक ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स राइट। तो अब हम जब बिजनेस करते हैं तो कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो बिजनेस करते हैं। इंडिया में हमने अपने बिजनेस इंटरप्राइज क्लासिफिकेशन 3 पार्ट्स में किया है, यानी 3 ऐसे सेक्टर्स हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, जो बिजनेस करते हैं। The first is private sector. Yes. What is a private sector? Private sector actually constitutes of the individual of in private individuals, I would say. यानी कि these are the people of the society और ये लोग बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। जब हम सोसाइटी के कॉमन पीपल बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अपना प्राइवेट पैसा लगाते हैं इसमें, तो वो प्राइवेट सेक्टर होता है। जैसे अगर मैं बात करूं रिलायंस की, टाटा की, विप्रो की, देयर आर मेनी एग्जांपल जहां लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं, बड़ा बड़ा उन्होंने इंडस्ट्री सेटअप किया है। तो ये होता है प्राइवेट सेक्टर। यहाँ गवर्नमेंट का जो रोल है वो बहुत नेग्लिजिबल होता है। सारा का सारा पैसा भी प्राइवेट सेक्टर लगाती है और जो मैनेजमेंट है, ओनरशिप है, वो सब प्राइवेट सेक्टर की होती है। और इसका मेन मोटिव क्या है? द मेन मोटिव ऑफ प्राइवेट सेक्टर इज टू अर्न प्रॉफिट राइट। द अनदर सेक्टर दैट वर्क्स इन अ सोसाइटी इज पब्लिक सेक्टर। गवर्नमेंट भी प्रोडक्शन प्रोसेस करती है, गवर्नमेंट के भी बिजनेस यूनिट्स होती हैं। इन जो मींस पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में वो सारी यूनिट्स आती हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर चलाती है। और गवर्नमेंट का मेन मोटिव होता है सर्विस प्रोवाइड करना, डेवलपमेंट प्रोवाइड करना। जैसे इंडिया में अगर मैं बात करूँ, सेल है या LIC है, ये जो कंपनीज हैं, ये बिजनेस है, ये गवर्नमेंट चलाती है। द अनदर टाइप इज जॉइंट, एक्चुअली जॉइंट सेक्टर। जॉइंट सेक्टर में दो जॉइंट मतलब दो चीजों का, दो या दो से ज्यादा कुछ जब जॉइंट होगा मिलेगा, तो यहाँ पर जो है प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक सेक्टर, दे बोथ वर्क टुगेदर। ये दोनों मिलकर काम करते हैं, दोनों पैसा लगाते हैं, दोनों की ओनरशिप होती है, शेयर्स में इनका कंट्रीब्यूशन होता है। जैसे इंडिया में मारुति उद्योग है, या अगर मैं बात करूँ तो मेट्रो प्रोजेक्ट, वो भी एक जॉइंट सेक्टर है। तो इस चैप्टर में जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे प्राइवेट सेक्टर की। In this chapter we will only talk about the private sector. Public sector जो है हमारा वो next chapter में आएगा। तो इस chapter में हम बात करेंगे सिर्फ अपने private sector की। Forms of private sector. मान लीजिए we are the people of society. हम लोग common people हैं, individuals हैं। हमें अगर कोई business start करना हो तो हमारे पास options क्या होंगी? फर्स्ट ऑप्शन इज सोल प्रोप्राइटरशिप। नाम से ही बता रहा है ना, सोल मतलब अकेला, प्रोप्राइटर मतलब ओनर या मालिक, अकेला मालिक। या तो हम अकेले बिजनेस को स्टार्ट कर लें, या एक होता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, यानी कि हमारी हिंदू फैमिली है जो अनडिवाइडेड, उसी फैमिली बिजनेस को हम ज्वाइन करके आगे बढ़ाएं। थर्ड ऑप्शन हमारे पास है पार्टनरशिप, यानी मेरे पास मान लीजिए फंड्स की कमी है या मुझे किसी के साथ मिल के बिजनेस करना है, तो हम पार्टनरशिप में जा सकते हैं। फिर हमारे पास ऑप्शन होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है ये नो प्रॉफिट नो लॉस पर जो है अपना बिजनेस करती है, इसका ऑब्जेक्टिव सर्विस है। और लास्ट ऑप्शन है हमारे पास कंपनी, यानी हम अगर हमें बहुत मेजर स्पेंड करना है, ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए, तो हम कंपनी भी स्टार्ट करते हैं। In this chapter, we will be talking about all these 5 forms of business organization. ये वो options हैं जो हम अगर हमें business करना है तो हम इन 5 options में से एक try कर सकते हैं। तो अभी जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे sole proprietor की। ये one by one हम ये पांचों की बात करेंगे। So we will start with the very first sole proprietor. ये जो चैप्टर है थोड़ा सा लेंदी जरूर है, बट द चैप्टर इज वेरी इजी। अगर आप मेरे वीडियोस को ध्यान से देखेंगे तो सिर्फ सुनने में ही इस चैप्टर की क्लैरिटी हो जाएगी। द चैप्टर इज वेरी इजी, नो डाउट इट इज अ बिट लेंदी बट सिंपल। सो वी स्टार्ट विद सोल प्रोप्राइटरशिप। फर्स्ट वी टॉक अबाउट द मीनिंग ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। होता क्या है सोल प्रोप्राइटरशिप? सोल प्रोप्राइटर, सोल का मतलब है अकेला, प्रोप्राइटरशिप का मतलब है ओनर। व्हेन अ बिजनेस इज रन एंड मैनेज्ड बाय अ सिंगल पर्सन, दिस इज कॉल्ड सोल प्रोप्राइटरशिप राइट।
जब इट इज अ वन मैन आर्मी, एक ही आदमी है जो सारे काम करेगा, दिस इज, हाँ हो सकता है वो कुछ हेल्प के लिए एम्प्लॉयज ले ले, बट एक ही आदमी है जो कैपिटल लगाएगा, वो सारा रिस्क बियर करेगा और बिजनेस के सारे अफेयर्स को वो कंट्रोल करेगा। तो अब हम बात करते हैं इसके फीचर्स की। जब हम अकेले बिजनेस चला रहे हैं तो उसके क्या क्या फीचर्स होंगे। द फर्स्ट फीचर इज सिंगल ओनरशिप। यस, एज सजेस्टेड बाय इट्स नेम इटसेल्फ, सोल प्रोप्राइटर। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे इस पॉइंट में, this kind of business is managed and run by a single person, that is why it is called a sole proprietorship, right? Single ownership, there is only one owner who invest capital, पैसा भी एक ही आदमी लगाएगा, अब वो बोरो भी कर सकता है और अपना भी लगा सकता है। तो पहला फीचर, आई होप इट्स क्लियर। सेकेंड इज फॉर्मेशन एंड क्लोजर। इस तरह के इस बिजनेस को खोलना और बंद करना बहुत इजी है, कोई स्पेशल एक्ट नहीं है, गवर्नमेंट की ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, इसको हमें इवन एक सिंपल लाइसेंस की भी जरूरत नहीं है इस तरह के बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए। कुछ केसेस में हाँ हमें लाइसेंस लेना पड़ सकता है, मान लीजिए अगर हम लिक्विड शॉप खोल रहे हैं तो हो सकता है हमें लाइसेंस लेना पड़े, लेकिन अगर हमें कोई जनरल स्टोर खोलना है या कोई गारमेंट्स की शॉप खोलनी है सोल प्रोप्राइटरशिप में, तो हमें किसी भी लाइसेंस की जरूरत नहीं है। द नेक्स्ट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। व्हाट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी? लायबिलिटी क्या होती है, पहले हम बात करते हैं व्हाट इज लायबिलिटी। लायबिलिटी होता है बर्डन, दूसरों को जब हमें पैसा देना होता है, दैट इज अ लायबिलिटी। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब, ध्यान से सुनिएगा, ये वर्ड बार बार रिपीट होगा इस चैप्टर में। लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब, अगर मान लीजिए हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस में हमें 50,000 का लॉस हो गया, राइट? जो ओनर है उसने 50,000 का लॉस बियर किया, अब उसके फर्म में उतना पैसा नहीं है कि वो 50,000 रुपए दे पाए, तो इस केस में क्रेडिटर्स जो हैं वो ओनर के घर पर जाकर उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी क्लेम कर सकते हैं। यानी कि इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, द लायबिलिटी ऑफ ओनर इज अनलिमिटेड। अनलिमिटेड मीन्स हिज पर्सनल प्रॉपर्टी कैन बी इफेक्टेड इन पेमेंट ऑफ हिज डेट, यानी अपने उधार के चक्कर में उसकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी, उसका घर भी बिक सकता है, उसकी गाड़ी भी बिक सकती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी है उसकी, राइट? नेक्स्ट, इंडिविजुअल रिस्क बियरिंग एंड प्रॉफिट रेसिपेंट। एक ही पर्सन है जो सारा का सारा रिस्क बियर करेगा और वो सारे के सारे प्रॉफिट्स अकेला ही इंजॉय करेगा। हमने बात की थी कि हर बिजनेस में रिस्क होता है, तो डेफिनेटली सोल प्रोप्राइटरशिप में भी रिस्क है और इसको बियर जो है वो एक सिंगल पर्सन ही करेगा। द नेक्स्ट इज वन मैन कंट्रोल। एक ही आदमी है जो बिजनेस के सारे अफेयर्स को कंट्रोल करेगा, ही इज द सिंगल मैन हु टेक्स ऑल द डिसीजंस, मैनेजमेंट देखेगा, सारे डिसीजंस लेगा, बिजनेस को कब स्टार्ट करना है, कब खत्म करना है, ये सारे कंट्रोल जो है वो सिंगल पर्सन ही करेगा। द नेक्स्ट फीचर इज नो सेपरेट लीगल एंटिटी। यहाँ इस पॉइंट का क्या मतलब हुआ, नो सेपरेट लीगल एंटिटी मीन्स, कानून की नजर में, इन द आईज ऑफ लॉ, द बिजनेस एंड द ओनर ऑफ द बिजनेस दे आर वन एंड सेम, वो एक ही हैं। अगर बिजनेस ने पैसा लिया तो ये माना जाएगा कि वो पैसा ओनर ने ही लिया है और उसकी पेमेंट भी ओनर को ही करनी है, यानी बिजनेस और बिजनेसमैन, दे आर वन एंड सिंगल आइडेंटिटी इन द आईज ऑफ लॉ। नेक्स्ट इज लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी। इस तरह के बिजनेस को लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। मान लीजिए एक पर्सन है, उसने बिजनेस स्टार्ट किया, वो इंसॉल्वेंट हो गया या उसकी डेथ हो गई, तो उसका वो बिजनेस जो है वो बंद हो जाएगा, राइट? क्योंकि एक ही आदमी था जो बिजनेस चला रहा था, पूरा बिजनेस जो था उसी आदमी के ऊपर डिपेंड था। अगर इफ समथिंग हैपेंस रॉन्ग टू दैट पर्सन, द बिजनेस विल सी द शट डाउन, तो इन दैट केस लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी। एंड द लास्ट पॉइंट इज स्मॉल साइज। यहाँ पर कैपिटल कम है, और कैपिटल कम है, एक ही पर्सन है जो कैपिटल अरेंज कर रहा है, तो एक पर्सन की जो कैपिटल अरेंज करने की कैपेसिटी होगी वो भी लिमिटेड होगी, यानी बिजनेस का साइज जो है वो स्मॉल होगा। नाउ वी टॉक अबाउट द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। हर चीज के एवरी कॉइन हैज टू एस्पेक्ट्स, इफ देयर आर मेरिट्स देयर विल बी सम डीमेरिट्स। तो ऐसे ही सोल प्रोप्राइटर के भी कुछ मेरिट्स हैं। सो फर्स्ट वी टॉक अबाउट द मेरिट्स। द फर्स्ट इज क्विक डिसीजन। क्विक डिसीजन का मतलब है कि एक ही, इट इज अ वन मैन आर्मी, इट इज कंट्रोल्ड बाय वन पर्सन ओनली, और उसे किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। अगर ओनर को कोई चेंजेस करने हैं बिजनेस में तो उसे किसी से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है, उसके जो डिसीजंस होंगे दैट विल बी क्विक। नेक्स्ट इज डायरेक्ट इंसेंटिव। डायरेक्ट इंसेंटिव का मतलब है
कि आप मेहनत करो एंड यू विल गेट द रिवॉर्ड फॉर दैट। जितनी मेहनत वो करेगा उतना ज्यादा उसको रिवॉर्ड मिलेगा। तो देयर इज अ डायरेक्ट इंसेंटिव, ज्यादा मेहनत, मोर पेन यू टेक, मोर रिवॉर्ड्स यू विल अर्न। तो इट इज अ डायरेक्ट इंसेंटिव फॉर हिम। द नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब सीक्रेसी। इस तरह के बिजनेस फॉर्म में बिजनेसमैन को अपने अकाउंट्स को जो है पब्लिक नहीं करना पड़ता, उसे अपने पब्लिक को अपने अकाउंट्स नहीं दिखाने पड़ते, और यहाँ पे वो हाई लेवल ऑफ सीक्रेसी जो है वो मेंटेन कर सकता है। नेक्स्ट इज इजी टू फॉर्म एंड डिसॉल्व। इसका एक बेनिफिट ये है कि इस तरह की फॉर्म को, इस तरह की बिजनेस फॉर्म को बनाना बहुत इजी है, राइट? इसको बनाने के लिए कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है, एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस यू डोंट नीड इवन अ सिंपल लाइसेंस टू स्टार्ट अ सोल प्रोप्राइटरशिप। यानी आपको एक लाइसेंस की भी जरूरत नहीं है, कोई गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं है इसकी फॉर्मेशन में, राइट? एंड द लास्ट इज सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट। यहाँ पर आपको एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट फील होगी। अगर आपका बिजनेस बहुत सक्सेसफुल हो गया तो यू फील एक सेटिस्फेक्शन आएगी आपके अंदर कि दिस इज समथिंग क्रिएटेड बाय यू, कि आपने इसको क्रिएट किया है और आपको अकम्पलिशमेंट फील हो। So these are the features. Now we get back to the demerits. The first demerit is limited resources. हमने जैसे बात की, देयर इज ओनली वन पर्सन हु इन्वेस्ट हिज कैपिटल। वो पैसा लगाता है एक ही आदमी है, तो एक आदमी की जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है वो भी क्या होंगी, लिमिटेड होंगी। उसके पास जो रिसोर्सेज है वो भी लिमिटेड होंगे। तो पहला इसका नुकसान ये हो गया कि जो हम पैसा लगाते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप में वो बहुत लिमिटेड होता है। सेकेंड इज लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस। ये पॉइंट भी हम ऑलरेडी फीचर्स में बात कर चुके हैं कि बिजनेस की जो लाइफ होती है वो शॉर्ट होती है, बिकॉज इट इज मैनेज एंड कंट्रोल बाय अ सिंगल पर्सन। द डेथ, इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी, कुछ भी इस तरह की सिचुएशन आती है तो बिजनेस जो है वो खत्म हो जाएगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि जो लायबिलिटी है बिजनेसमैन की वो अनलिमिटेड है। उसकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी, उसके अपने घर की प्रॉपर्टी, अपने घर का सामान भी बिक सकता है अपने लोन्स की पेमेंट के लिए। द नेक्स्ट इज लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल का मतलब है यहाँ मैनेजमेंट और ओनरशिप एक ही पर्सन संभाल रहा है, वही पर्सन है जो मैनेजमेंट देखता है और वही पर्सन है जो ओनर भी है। तो एक ही आदमी हर चीज में स्पेशलाइज्ड नहीं हो सकता, वो खुद ही सारे डिसीजंस ले रहा है, वो खुद ही डिसीजंस को इम्प्लीमेंट कर रहा है। अ सिंगल पर्सन कैन नॉट बी स्पेशलाइज्ड इन ऑल द एरियाज, राइट? तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट स्किल है वो बहुत लिमिटेड होंगी। सो एट द एंड हमें एक कंक्लूजन जरूर देना है। इस तरह के क्वेश्चंस हमसे जब भी आएंगे, हम जब भी हमसे मैरिट्स और डीमेरिट्स पूछा जाएगा या किसी भी क्वेश्चन को हमसे डायरेक्टली 6 मार्क्स में अगर वो पूछेंगे तो वी हैव टू एंड अप द आंसर विद अ गुड कंक्लूजन। तो कंक्लूसिवली हम ये कह सकते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप इज सुटेबल फॉर बिजनेस वेयर कैपिटल इज लिमिटेड, और जहां पर पर्सनल अटेंशन की जरूरत ज्यादा होती है। जैसे अगर मैं बात करूं टेलर की शॉप, तो टेलर की शॉप पे पर्सनल अटेंशन चाहिए होती है, तो उस तरह के, और वहाँ कैपिटल भी कम है तो वहाँ सोल प्रोप्राइटरशिप चल जाएगा, राइट? तो here we complete the topic of sole proprietorship. I hope the topic is clear to all of you. The next form of business is joint Hindu family. This business is actually carried by the people of undivided Hindu family. ये फैमिली के लोग ही मिलकर इस बिजनेस को चलाते हैं, और ये जो बिजनेस की फॉर्मेशन है वो होती है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। यानी उस 1956 एक्ट के अंडर जितने भी लॉज और रूल्स बने हैं वो जो इम्प्लीमेंट होते हैं इस तरह के बिजनेस पे। अब हम बात करते हैं इसके फीचर्स की। पहला फीचर है इसका फॉर्मेशन। तो आप यहाँ लिखेंगे for the formation of joint Hindu family business, minimum 2 members are required and they should have some ancestral property. यानी उनके पूर्वजों की उनके पास कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए और कम से कम 2 मेंबर्स होने चाहिए इस तरह के बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए। The next feature is control. This business is controlled mainly by the head of the family. यानी घर का जो सबसे बड़ा सदस्य होता है वो इस बिजनेस का हेड होता है, and that person is called कर्ता. Karta is the person who takes all the decisions. Other members of the family have no right of decision making. All the decisions and control is undertaken by the Karta only. The next feature is liability. So Karta is the only one who takes all the decision. So in this case, the liability of Karta is unlimited, but the liability of other members are limited. तो कर्ता की जो लायबिलिटी होगी वो अनलिमिटेड होगी, यानी कर्ता की पर्सनल प्रॉपर्टी भी इफेक्टेड हो सकती है इन द पेमेंट ऑफ डेट्स।
but in case of members, other members, the liability is limited. Next is, and the last is minor member. माइनर मेंबर मीन्स समवन बिलो देन 18. तो जो भी मेंबर्स उस फैमिली में, जो भी बच्चा उस फैमिली में बर्थ लेता है, वो ऑटोमेटिकली उस फैमिली बिजनेस का पार्ट बन जाता है. तो माइनर भी, यस ऑफ कोर्स द माइनर कैन बी a member of the family. Any person who take birth, any child who take birth in the in that family becomes the member of that business automatically. So these were the features of joint Hindu family. पहले के टाइम में, मतलब बिफोर 2004, ओनली मेल मेंबर्स कुड जॉइन द फैमिली बिजनेस, बट वो अमेंडमेंट्स हुई 2004 में, और उसके बाद फीमेल्स को भी इक्वल राइट्स मिले जैसे कि सन्स को थे. तो अब कोई भी बच्चा जब उस फैमिली में जन्म लेता है, चाहे वो लड़का है या लड़की है, वो उस फैमिली बिजनेस का पार्ट बन जाता है. तो आई होप द टॉपिक इज क्लियर. Thank you so much for watching my video. That's all. We'll continue in the next video. Thank you so much.